जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके पीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपी एसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रूल्स बताना चाहता हूं। आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी चीज मैं बताते जाऊंगा उसमें अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग रही है तो नोट डाउन कर देना खुद से रफ में, ठीक है। फिर बाद में जैसे ही ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, यानी कि एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको नोट्स बता दूंगा कि आपके लिए क्या क्या चीजें काम की है, क्या चीजें काम की नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपके जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो। तो सबसे पहले तो 25 दिसंबर को सोवियत फ्लैग को क्रेमलिन के ऊपर से लास्ट टाइम नीचे किया गया, जो कि यूएसएसआर के टूटने का ऑफिशियल साइन था। यह एक ऐसा दिन था जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का अंत हो गया। इस इवेंट ने कोल्ड वॉर को खत्म कर दिया और दुनिया को नए जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस का सामना करना पड़ा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो जो है वो आपने क्या देखी कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। 25 दिसंबर को सोवियत फ्लैग जो है वो लोअर किया गया था। पिछली बार लास्ट टाइम हम लोग को जो है वो देखने को मिला था क्रेमलिन के ऊपर से। और जैसे ये फ्लैग को जो है वो नीचे किया गया, इसका मतलब है कि सोवियत यूनियन जो है वो अब खत्म हो चुका है, राइट। अब सुनो, आज जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसका डायरेक्ट लिंक सोवियत यूनियन के कोलैप्स के साथ है। ये समझने वाली बात है। यूएसएसआर के टूटने के बाद या कोलैप्स के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स और टेरिटोरियल इश्यूज बने, क्योंकि देखो यूएसएसआर जब टूटा तो छोटी छोटी कंट्री, छोटे छोटे रीजन जो है वो डेवलप हुए इंडिपेंडेंट तौर पर, और वो ही कॉन्फ्लिक्ट का जोन जो है वो बन गया। और उनका असर आज तक जो है वो चल रहा है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी जो है वो चर्चा करते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो सोवियत यूनियन की जड़ें 1917 में शुरू हुई थी, पॉइंट नंबर 1। जब रशियन रेवोल्यूशन ने रोमानोव डायनेस्टी को खत्म किया, सार निकोलास सेकंड का रूल थोड़ा शेकी हो गया था और लोग इकोनॉमिक क्राइसिस और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर तो पहली चीज तो हमें देखने को मिला कि जिस समय सार निकोलास था उस समय हमें जो है वो देखने को मिला कि ये सोवियत यूनियन जो है वो उभर कर आया, राइट। यानी कि जैसे ही जो रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1917 का, तो उसमें बेसिकली रोमानोव का जो रूल था, यानी कि रोमानोव डायनेस्टी जो थी वो खत्म हो गई। और उसी के बाद से ही सोवियत यूनियन की शुरुआत हुई। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 में सार निकोलास सेकंड ने एब्डिकेट जो है वो किया। मतलब कि सार निकोलास सेकंड ने जो है वो ये चीज क्लियर कर दी थी कि अब वो, मतलब जो मोनार्की जो है आप कह सकते हो, उससे रिजाइन कर दिया। उसने बोला कि अब मैं यहां का शासक नहीं हूं, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। लेकिन ये गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी का शिकार हो गई। अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में बॉल्शेविक लीडर्स ने प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को गिरा दिया और एक कम्युनिस्ट रूल जो है वो शुरू किया। ऑल पावर टू द सोवियट्स। मुझे पता है कि अभी भी आपके ऊपर से बहुत सारी चीजें जो है वो जारी होंगी, बट डोंट वरी, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि मुझे पता है कि कहां से आप लोग की चीजें ऊपर जाती हैं।
अभी आप अपने दिमाग में सिंपल से रशियन रेवोल्यूशन को रखो, ठीक है, 1917। उस समय हमें जो है वो क्या देखने को मिला कि वहां पर एक शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, मोनार्क हुआ करता था, पब्लिक के प्रेशर के कारण, क्योंकि उस समय सार के पास पूरी पावर थी और वहां पर बहुत ज्यादा गरीबी जो है वो आने लगी। लोग जो है वो परेशान हो गए थे, है ना। तो लोगों ने जो है वो मूवमेंट किया और सार निकोलास को जो है वो गद्दी से हटाया। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि एक शासक था, उसको गद्दी से हटाया। जब शासक गद्दी से हटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक कोई ना कोई तो शासन करने वाला होना चाहिए। तो इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी, यानी कि सिंपल तौर पर इन्होंने एक सरकार बनाई। लेकिन सरकार भी जो है वो टिक नहीं पाई। फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन आया, उस समय फिर से दोबारा से इन्होंने कोशिश करी कि एक सरकार बनाने की। और इस समय कम्युनिस्ट रूल जो है वो शुरू हुआ, यानी कि समाजवादी का जो शासन था वो यहां पर हम लोग को देखने को मिला। यहां तक बात क्लियर कि रशिया के अंदर क्या चीज जो है हुई कि राजा को हटाया और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की सरकार जो है वो बनाई, स्टेबल सरकार। फिर 1922 में सिविल वॉर के बाद यूएसएसआर का गठन हुआ। ये दुनिया की पहली कम्युनिस्ट स्टेट बनी और इकोनॉमिक प्लानिंग को इन्होंने सेंट्रलाइज किया। यानी कि जो भी, अब जैसे आपको ऑलरेडी पता है थोड़ा बहुत, अगर आपने समाजवाद के बारे में जो है वो पढ़ा होगा, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सब चीजों के बारे में, तो आपको जो है वो ऑलरेडी पता होगा कि जो ये जो कम्युनिस्ट जो स्टेट जो होती है उसमें मैक्सिमम पावर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। यस। तो ये चीज जो है वो आप ऑलरेडी जो है वो जानते ही हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करो इक्वली, है ना। अब सुनना, यूएसएसआर कैसे बनी वो आपको जो है वो समझ में आ गया कि हाँ भाई अब इन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया, वहां से मोनार्की को हटाया, राजा को हटाया गद्दी से और अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। बट इसके अलावा प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी ही। बट उससे पहले आपको जो है वो समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये गिरी कैसे, यूएसएसआर कोलैप्स कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है, अक्सर मेंस में पूछा जाता है। पहला कारण है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। देखो, 1970s तक सोवियत इकोनॉमी में मेजर प्रॉब्लम्स आई। प्रोडक्टिविटी लो थी, इनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, मिलिट्री पर ये लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, पब्लिक के लिए जो जो बेसिक नीड्स का सामान जो था ना वो भी काफी महंगा हो गया था, है ना। पब्लिक के लिए कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी, जिससे पब्लिक डिससेटिस्फाइड हो गई। फिर उसके बाद हमने हमने जो है वो देखा कि 1980s के समय पर कुछ सुधार आए। अगर हम बात करें, मिखेल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस और पेरिस्ट्रोइका यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग जैसे रिफॉर्म किए। इनने बोला कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को, जैसे अपने एलपीजी आया था ना वैसे ही इनने यहां पर ये चीज करी, जिसने इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लेकर आए। और ये सुधार कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल को वीक कर रहे थे, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी अब उसका कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे लूज हो रहा था। फिर कोल्ड वॉर का प्रेशर हम लोग को जो है वो देखने को मिला, जो यूएसएसआर के ऊपर आया। यूनाइटेड स्टेट से चल रही आर्म रेस और प्रॉक्सी वॉर जैसे अफगानिस्तान वॉर, इन्होंने सोवियत के जितने भी संसाधन थे उसको खत्म कर दिया। यानी कि वॉर में इतना पैसा लग गया इनका कि इनके पास अब रिसोर्सेज बचे नहीं कंट्री को चलाने के लिए। फिर बर्लिन वॉल का गिरना और ग्लोबल डिफीट्स ने यूएसएसआर की इन्फ्लुएंस को कम कर दिया। रिपब्लिक्स, जैसे कि अब कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट आ रहे, डेमोक्रेटिक स्टेट्स, बाल्टिक स्टेट, यूक्रेन, कॉकेसस, इन्होंने डिमांड कर दी कि भाई हमें अलग होना है, हमें आपसे सेपरेट होना है। लोकल लीडर्स ने सेंट्रल सोवियत अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट एक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर 1931 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि एक कूप ने यूएसएसआर को और भी कमजोर कर दिया। एक मिलिट्री रिजीम आया और उसने यूएसएसआर को कमजोर किया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कहानी थी यूएसएसआर के गिरने की। और ये हमेशा हर जगह आपको सेम कहानी देखने को मिलेगी, जब भी किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी का कोलैप्स होता है तो उसके पीछे कॉमन रीजंस होते हैं। एक तो प्रजा खुश नहीं है। आप जैसे इंडिया की ही मेडिवल इंडियन हिस्ट्री उठाकर देख लो, सेम कहानियां आपको जो है वो देखने को मिलेंगी कि कोई भी टेरिटरी वीक तब होती है, कोई भी राजा जब कमजोर होता है या उसका सत्ता जो है वो उससे छूटती है, वो तभी छूटती है। पहली चीज तो उसकी प्रजा उससे खुश नहीं है, लोग वहां पे खुश नहीं है, यानी कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम।
है ना। दूसरी चीज एक्सटर्नल थ्रेट्स, यानी कि आपको जो है वो बाहर से भी खतरा है, जैसे यूएसएसआर के कोलैप्स में यूएसए एक बहुत बड़ा खतरा था इन लोग के लिए, जिसने इसको तोड़ के रख दिया, है ना। इंटरनल एक्टिविटीज कुछ ऐसी होती है, जैसे कि दूसरे लोग जो है वो पावर एस्पायर कर रहे थे यहां पर, है ना। जैसे यूएसएसआर कम्युनिस्ट स्टेट था और वहां पर जैसे यूक्रेन अलग हुआ, कॉसेसेस हम लोग को देखने को मिलते, तो ये लोग जो है वो क्या सोच रहे थे, इनका माइंडसेट क्या था कि इनको पावर चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, पावर सबके हाथ में होनी चाहिए, सेंट्रलाइज पावर नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो ऐसी चीज, तो ये है ओवरऑल टॉपिक। बट कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि यूएसएसआर के कोलैप्स का ग्लोबल डायनेमिक्स में क्या इंपैक्ट हुआ, तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद दुनिया एक यूनिपोलर सिस्टम में शिफ्ट हुई, जहां यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया और नाटो ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन किया और रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो गया। क्योंकि पहले यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर थी, यूएसएसआर के हटने के बाद जो है वो सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, वो थी यूएसए। फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन ने जो पुरानी सोवियत कंट्रीज जो थी उनको आजादी दिलवाई और फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ट्रांजिशन के लिए गाइड किया कि भाई इनको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है। और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज ने कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया और यूरोपियन यूनियन का पार्ट जो है वो बन गया, यानी कि काफी सारी जो टेरिटरीज थी यूएसएसआर के कंट्रोल में जो थी वो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो तैयार कर रहे थे, कम्युनिस्ट मॉडल को छोड़कर, यानी कि यूएसएसआर के मॉडल को छोड़कर। फिर यूएसएसआर जैसी कोलैप्स हुई, उसके बाद चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज को अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर असर्ट करने का मौका मिला, यानी कि अब इनको मौका मिल गया कि भाई इंडिया और चाइना अब ये ग्लोबल स्टेज पर जो है वो खड़े हो सकते हैं, है ना। और सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स भी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स जो है वो बन गए, यानी कि काफी सारी जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो वो उनका एक अलग डिफरेंट यूनिक रोल जो है वो हम लोग को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला। क्लियर। अब सुनो, बट कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स आज भी हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए, जैसे कि क्रीमिया का मुद्दा, आर्मेनिया अजरबैजान का मुद्दा, राइट। ये सोवियत एरा की पॉलिसीज का डायरेक्ट रिजल्ट है। रशिया अपनी इन्फ्लुएंस को वापस गेन करने के लिए क्रीमिया को कब्जा कर कर लेता है और रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व हुआ है। और रशिया की एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल और गैस जियो पॉलिटिकल लेवरेज जो है वो बन गई है, क्योंकि इस क्षेत्र पर वो कब्जा इसलिए करता है क्योंकि यहां पर काफी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर नाटो ने ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो किया और रशिया को सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में जो है वो दिखाई देता है। ये रशिया बोलता है कि भाई नाटो उसके लिए खतरा है, जिसका इंपैक्ट ईस्टर्न यूरोप पे पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं। अब इंडिया के ऊपर क्या इंफ्लुएंस है, किस प्रकार का इंफ्लुएंस है, तो ध्यान सुनो। यूएसएसआर के कोलैप्स ने इंडिया के ट्रेड को डिसरप्ट किया। जैसे यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, खत्म हुआ, हमारा ट्रेड भी जो है वो आफत में आ गया। कैसे, कोई बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। यूएसएसआर के कोलैप्स से ट्रेड को हमारी क्या दिक्कत हुई। अब देखो, मल्टीपल पार्टनर्स यहां पर जो है वो डेवलप हो गए। अब आपको सिर्फ एक से नहीं, मल्टीपल पार्टनर से डील करनी है, तो ट्रेड तो कोलैप्स होगा ही ना। नेक्स्ट, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का फिर डिसीजन लिया, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में चल रहा था। लुक ईस्ट और एक्ट वेस्ट पॉलिसी ने इंडिया के ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को थोड़ा मजबूत कर दिया। फिर हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी और उसके बाद फिर हमने ग्लोबल लेवल पर अपने ट्रेड को जो है बूस्ट करना शुरू किया। फिर नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डिफेंस, इंडिया ने डिफेंस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया और यूएसए, फ्रांस और इसराइल के साथ जॉइंट एग्रीमेंट्स बनाए। इंडिया ने बैलेंस रिलेशनशिप रखे रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और क्वाड और ब्रिक्स जैसे इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करके अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करी। इंडिया और सोवियत कंट्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशंस और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस बनी रही है, स्पेशली स्पेस और न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में। तो यूएसएसआर के कोलैप्स का ये ओवरव्यू था गाइस। तो इसमें देखो, इसमें ज्यादा चीजें आपको लिखनी इसलिए नहीं है नोट्स के पर्सपेक्टिव से, क्यों, क्योंकि यार ये यूएसएसआर का टॉपिक आप ऑलरेडी, मतलब इसका तो टॉपिक ये मान के चलो करीब 2 से ढाई घंटे का इसका खुद का एक लौता टॉपिक है। रशियन रेवोल्यूशन, यूएसएसआर, ये पूरी चीजें कम से कम 2 से ढाई घंटे की है, जिसमें आपको सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये बीच में एक स्टूडेंट मुझसे बोल रही थी कि सर आप जो है वो
कुछ कुछ जैसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक को बोला था कि उसको थोड़ा डेप्थ में डिटेल में बताया करो। देखो क्या होता है कि हर चीज जो है वो करंट अफेयर्स के लिमिटेड टाइम फ्रेम में जो है वो बताई नहीं जा सकती। उसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको जो है वो जनरल स्टडीज पर कमांड डेवलप करनी ही पड़ेगी। राइट, और उसके लिए बहुत इजी ऑप्शंस है, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो, बात कर लो, तो आपको बैच से जो है वो ज्वाइन कर दिया जाएगा। बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको तो चीजें जो है वो समझनी थी। अब मैंने आपको देखो ये सार रिजीम के बारे में आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ोगे, है ना, कि ये सार निकोलास का जो है वो क्या रोल था, राइट, ये क्यों वीक हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, राइट, तो ये सब चीजें आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अक्टूबर रेवोल्यूशन ये अक्सर प्रीलिम्स में आता है कि कौन से ईयर का है ये, है ना। यूएसएसआर का फॉर्मेशन जो है वो कब हुआ, 1921-22 के आसपास हुआ, और फिर क्या कारण था जिसके चलते ये कोलैप्स हो गया, तो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इश्यूज, है ना। मार्केट को ओपन करने की डिमांड जो है वो लगातार चल रही थी, पॉलिटिक्स के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड चल रही थी, कोल्ड वॉर का प्रेशर हो गया, एक्सटर्नल थ्रेट हो गया, नेशनलिज्म, पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही थी कि उनको इंडिपेंडेंट टेरिटरी चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें, फिर एक मिलिट्री कूप हुआ जिसने बैंड बजा दी पूरी तरह से, और कोलैप्स। फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मत लिखो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत अच्छे नोट्स आपके जनरल स्टडीज में जो है वो बनेंगे, सिर्फ ये टॉपिक बस आपको सुनना था ध्यान से, दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यार ये प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, क्या ये बिल कोई भी व्यक्ति, यानी कि जो पार्लियामेंट का नहीं है, क्या वो ये बिल प्रेजेंट कर सकता है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएगा। क्या प्राइवेट मेंबर का बिल का मतलब क्या ये है कि जो व्यक्ति जो गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो ये बिल प्रस्तुत कर सकते हैं? बताओ बताओ। नहीं, यही लोग गलती करते हैं, पता नहीं पब्लिक और प्राइवेट को लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग गलत करके रखी हुई है। यहां पर प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये है कि ये बिल उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो मिनिस्टर नहीं है, जो सरकार का हिस्सा नहीं है। समझ रहे हो? तो बस इसी टॉपिक को हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, क्या होते हैं ये बिल्स, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। देखो यार, और सिंपल शब्दों में समझो, ये वो बेसिकली प्रपोजल होते हैं, लेजिस्लेटिव प्रपोजल यानी कि कानून बनाने के प्रपोजल, जो एमपीज ही इंट्रोड्यूस करते हैं, बट वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते। बस सिंपल एज दैट। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट का मेंबर नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के लिए एक नया कानून बनाने का प्रपोजल कर सकता है या कर सकती हैं। ये बिल उनको अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, बिना किसी पार्टीज की बाउंड्रीज के। बट रियलिटी इज दैट ये बिल पास इतने इजीली नहीं होते हैं। तो ये बिल इंपॉर्टेंट होते क्यों है? क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने विचार एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। जैसे कि 1966 में प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रपोज किया गया था, जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल था। समझ रहे हो ना? बट पास नहीं होते गाइस ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है? तो 17th लोकसभा में सिर्फ 9 घंटे दिए गए इन बिल्स के लिए, राज्यसभा में थोड़ा ज्यादा 27 घंटे, लेकिन फिर भी ये नंबर काफी कम है। और आज तक 18th लोकसभा में ये फिगर और भी गिर रहे हैं। लोकसभा में सिर्फ 0.15 घंटे और राज्यसभा में 0.62 घंटे। ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आप सोचो, अगर फ्राइडे आफ्टरनून को ही इन बिल्स का डिस्कशन होता है, तो कौन एमपी अटेंड करेगा? एमपी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना होता है ना वीकेंड में, तो पार्टिसिपेशन कहां से मिलेगा? तो दैट इज द इशू, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। क्योंकि देखो ये टिपिकली जो है वो फ्राइडे आफ्टरनून सेशन में जो है वो ये बिल पर बहस होती है। क्या इस बिल पर बहस कब होती है? फ्राइडे आफ्टरनून सेशन में। और एमपी जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर बिल को 1 महीने के नोटिस पे। तो बड़ी दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम्स है कि भाई एमपी को वीकेंड पे जो है वो जाना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भाई अपने लोगों से भी तो मिलना है, नहीं तो अगली बार उनको थोड़ा ना लोग चूज करेंगे।
तो ये दिक्कत हो जाती है एमपीज के लिए। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना होगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या, क्यों ये दिक्कत बन रही है। तो सबसे पहला रीजन है टाइम एलोकेशन का कम होना। भाई फ्राइडे मिल रहा है उनको, अगर एमपीज को टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे वो अपने आइडियाज को इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, काफी एमपीज अपने खुद के बिल पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि किसी एमपी ने अपना खुद का बिल जो है वो रखा, फिर वो एब्सेंट हो गए। ये कौन सी बात हुई भाई। ये भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एमपी ही सीरियस नहीं होते तो ये बिल कहां जाकर इंप्लीमेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिक्लाइन हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी खराब करता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें एमपीज अपने विचारों को इंडिपेंडेंट तरीके से रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रिवाइव कैसे करें इन बिल को। तो सबसे पहले हमें डिस्कशन का टाइम बढ़ाना होगा। फ्राइडे आफ्टरनून का टाइम शिफ्ट करके मिड वीक सेशन में डिस्कस किया जाए तो बेहतर है। इससे एमपीज को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाने की जल्दी नहीं होगी। और दूसरा, एमपीज को हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि ये बिल कितना जरूरी है और हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगर एमपीज को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई तो वो इन बिल्स पर ज्यादा सीरियस होंगे। और फिर हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी तो प्रोटेक्ट करना है बॉस, जो हमें बताता है, यानी कि जो स्पेस हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको प्रिजर्व करना भी जरूरी है कि भाई सभी के विचार जो है वो प्रस्तुत हो लोकसभा के अंदर। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेसफुल एग्जांपल्स को हाईलाइट करना जरूरी है। जैसे 2014 में राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल था जो कि एक सक्सेस स्टोरी है जो पास हुआ। तो देखो इस टॉपिक के अंदर आप नोट्स बना लो। पहली चीज तो ये राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल 2014, ये प्राइवेट मेंबर बिल था। तो कभी भी प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड टॉपिक आए तो ये मेंशन करना। दूसरा, आप ये मेंशन करो कि आज की डेट का मेंशन मत करो, मतलब समझ में तो आपको आई गया कि आज की डेट का कंसर्न यही कि इस बिल पर ज्यादा बहसें नहीं हो रही है, एमपी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस बिल के ऊपर। हाँ, अब इसके प्रोसीजर क्या होता है ये ध्यान में रखो। ये प्राइवेट मेंबर बिल है क्या, इसकी डेफिनेशन तो पता लग गई ना। जिनको नहीं पता वो डेफिनेशन लिख लेना। वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटी के उसमें आप लिखोगे ही लिखोगे। अभी के लिए शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बस हल्का सा लिखवा दे रहा हूं कि जैसे कि ये 1 महीने के नोटिस पर ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि भाई आप फ्राइडे आफ्टरनून सेशन पर ही इस पर बहस होती है ना। बस ये दो चीज लिख लो, काफी है। दैट्स इट। ये सब कितने घंटे स्पेंड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये बिल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक बैलेंस क्रिएट करने पर काम करता है। बट कुछ प्रोसीजर्स की कमी के कारण, सिस्टम की कमी के कारण ये बिल अपने फुल पोटेंशियल पे जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू हेयर। क्लियर। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है जिसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो सुनना। मॉडर्नाइजिंग इंडियाज लैंड रिकॉर्ड की यहां पर बात हो रही है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड ये टॉपिक है। क्या है ये और कैसे ये पूरे देश में भूमि सुधार में, ट्रांसपेरेंसी में, लैंड डिस्प्यूट्स को, यानी कि भूमि के जो मुद्दे होते हैं उसको दूर करने में मदद कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूज देख लो भाई। जैसा कि 2024 में बताया गया कि 98.5% रूरल लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो चुके हैं, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं गांव क्षेत्रों के जमीन के रिकॉर्ड्स। और किसके तहत? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत, यानी कि DIL RPM के तहत। और ये एक अचीवमेंट है, माइलस्टोन है भूमि सुधार को एक्सेलरेट करने का और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का, और जमीन से जुड़े मुद्दे को रिजॉल्व करने में बहुत मददगार ये साबित होगा। थोड़ा सा पीछे चलेंगे, बैकग्राउंड को समझेंगे। तो देखो यार, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुआ। तो इसकी जर्नी 2008 में नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से स्टार्ट हुई। 2016 में उभर कर ये DIL RMP बन गया, यानी कि जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और 100% फंडिंग इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है।
अब कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं इसके। देखो, ध्यान से समझना। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये एक 14 डिजिट का कोड है, अभी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा। ये एक 14 डिजिट का कोड है, जैसे भू आधार, यानी कि जमीन का आधार कार्ड, जो लैंड पार्सल्स को जियो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर असाइन होता है। जियो कोऑर्डिनेट्स पता है ना, वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके आधार पर इसको तैयार कर दिया था, उस नंबर के आधार पर। ये रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जमीन के रिकॉर्ड्स की ट्रांसपेरेंसी, डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर एक है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का। 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में ये सिस्टम ऑपरेशनल है। फिर ई कोर्ट इंटीग्रेशन, ये लैंड रिकॉर्ड्स को जुडिशियल सिस्टम से लिंक करता है, जिससे जमीन से रिलेटेड मुद्दे जल्दी रिजॉल्व हो। और ये 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अभी शामिल है। तो ये चीजें हैं। अब इसको रीजनल, यानी कि इन पूरे रिकॉर्ड्स को अब रीजनल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स को तोड़ने के लिए, है ना। फिर भूमि सम्मान, ये डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है जहां पर 99% जो जिन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव कर दिया है प्लैटिनम ग्रेडिंग के साथ। तो ये सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है वो बनता है कि क्यों भाई हमें इस सिस्टम की आवश्यकता है। तो ये इक्विटी और इंक्लूजन के लिए काफी जरूरी है। इससे जो पिछड़ा ग्रुप है, मार्जिनलाइज ग्रुप है, उनको सिक्योर लैंड राइट्स मिलते हैं। और महिला और जो पिछड़ी कम्युनिटीज है, वल्नरेबल कम्युनिटीज है, उनको लैंड बेस्ड सर्विसेज मिलती हैं। यानी कि अब वो सिक्योर्ड हो जाती है कि हाँ भाई, उनकी जमीन उनसे अब छीनी नहीं जा सकती। दूसरा, ये लिटिगेशन को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि जो कोर्ट में केसेस लगते हैं ना, उसको रिड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत सारे कोर्ट केसेस जमीन से रिलेटेड है। और ये ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड जो है वो इस प्रकार के केसेस को रिजॉल्व करने में, जल्दी रिजॉल्व करने में मदद करेगा। बट चीजें इतनी आसान भी नहीं है, चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले तो इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, और ये स्टैंडर्डाइजेशन को चैलेंज बनाती हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसे एरियाज में ट्रेडिशनल लैंड ओनरशिप प्रैक्टिस फॉर्मल सिस्टम से मैच नहीं करती, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी की लैंड रहती है। फिर काफी सारे स्टेक होल्डर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में अवेयर नहीं है, जो इस एडॉप्शन को स्लो करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन है। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप करना होगा, जो प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन, टैक्स पेमेंट्स और सब्सिडीज को सीमलेसली लिंक करें, यानी कि आपस में तेजी से लिंक करें। ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग करके लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना होगा। लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना होगा ताकि रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली अपडेट हो सके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कोलैबोरेशन भी किया जाए। तो आप इसमें सबसे पहले तो ये लिख लो, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये स्टार्ट ये करोगे। स्वामित्व स्कीम जैसी जो स्कीम्स है उसके साथ ये प्रोग्राम अलाइंड है। अभी तो पहले ये लिख लो आप। देखो, नाम से में आ रहा है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो लैंड के, भूमि के रिकॉर्ड्स को जो है वो डिजिटल बना देगा। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर हो गया नाम से, है ना। अब आप ये लिखेंगे कि ये जो इसके आगे लिखेंगे ना 2016, है ना, 2016। इससे पहले जो था वो एनएल आरएमपी था, जो 2008 का था। ये आपने लिख दिया 2016, उसके आगे एरो बना दो और उसमें लिख दो, या फिर ब्रैकेट बना के जो है वो उसमें इसका नाम लिख दो कि अर्लियर, कि पहले जो था वो ये था। फिर अब ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बन गया। अब इसके अंदर 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये लिखोगे आप। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएल पिन, ये 14 डिजिट का नंबर है। इसको भू आधार बोलते हैं। ठीक है। फिर ये लिख दो आप, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम।
हर जगह की जमीन जो है उसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए सिस्टम में, सिर्फ नाम लिख लो आप, ई कोड के साथ इंटीग्रेट किया गया जिससे कि मुद्दे जो है वो जल्दी रिजॉल्व हो। ट्रांसलिटरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, कि इन रिकॉर्ड्स को जो है वो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये भूमि सम्मान मत लिखो, ठीक है, बस इतना लिखना है। प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको समझ में आ गई, और इसको और तेजी से जो है वो लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने की सख्त आवश्यकता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी। अब देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक है, तो सिर्फ सुनिए अभी इस टॉपिक को। तो हम बात करेंगे इंडिया लैटिन अमेरिका रिलेशंस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं गाइस, इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज में एक काफी स्टेडी ग्रोथ, यानी कि अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे ज्योग्राफिकल बैरियर्स, आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में लिमिटेड एंगेजमेंट। यानी कि कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं ना डिफेंस वगैरह के, आईटी हुआ, राइट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये लैटिन अमेरिका कौन से रीजन को कहते हैं? देखते हैं किसको पता है इसका आंसर, फटाक से कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। तो हम इन्हीं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे, मिल सके कि इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच रिलेशंस को स्ट्रांग बनाया जा सकता है, और वो कैसे। देखो यार, आपको सुनना है बस इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक इस प्रकार के बार बार न्यूज में आते रहते हैं, तो ध्यान सुनो। सबसे पहला चैलेंज है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस का। आप सोच सकते हैं कि इतनी दूरी की वजह से पीपल टू पीपल इंटरेक्शन मुश्किल हो जाता है। फ्लाइट टिकट्स महंगी होती हैं, ट्रैवल करना कॉस्टली पड़ता है। इसके अलावा वीजा पॉलिसीज भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जो ट्रैवल को और मुश्किल बना देती हैं। और एक और चैलेंज है आउटडेटेड परसेप्शंस। हमारे यहां लोग लैटिन अमेरिका को अक्सर अनस्टेबल समझते हैं। जहां सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, वहीं लैटिन अमेरिकन भी इंडिया को एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ही समझते हैं। मतलब एक तरफ हम देखते हैं कि अरे वहां तो गांजा फूकते हैं बस लोग, वहां के तो लीगलाइज है गांजा फूकना, है मैक्सिको यो, है ना। तो वो हम लोग ये सोचते हैं ज्यादातर इंडियंस, लैटिन अमेरिका की जब भी बात होती है कि अरे ये तो साले मस्ती हो रहा है। और वो लोग सोचते हैं कि हम दिन भर जो है वो पूजा पाठ करते रहते हैं, अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, है ना। ये क्या है? ये एक स्टीरियोटाइप है। ये हमें अपनी रिलेशंस को बढ़ने से जो है वो रोकता है। तो सबसे बड़ा इशू, ये दो प्रकार के इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा एक और चैलेंज है अंडर डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट। इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच डिफेंस और स्पेस जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में कोलैबोरेशन काफी कम है, जबकि ये एरियाज बहुत पोटेंशियल रखते हैं। और एक और प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन बहुत लिमिटेड है, यानी कि बहुत ही कम एरियाज पे हम लोग जो है वो इनके साथ ट्रेड करते हैं। तो आगे की चर्चा करें, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, कैसे हम अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजीज की बात करें, तो पहली स्ट्रेटेजी है फोकस LAC प्रोग्राम। इसको दोबारा से एक्टिव करना होगा। हम अपने मार्केट एक्सेस को इंप्रूव कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, IT और रिन्यूएबल एनर्जी। ये सेक्टर पर फोकस करके हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं लैटिन अमेरिका के साथ। फिर दूसरी स्ट्रेटेजी वही एग्रीमेंट्स वगैरह करो, है ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट। इन सब के जरिए हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं। फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट को मजबूत करें, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शन को जो है वो स्टैब्लिश करें, स्ट्रेंथन करें, वेरियस प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट करके, है ना, कि जिससे कि लोगों का आपस में जो है वो कोलैबोरेशन हो और फिर बिजनेस बढ़े। फिर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को मजबूत बनाएं, रेगुलर बेसिस पर हाई लेवल विजिट्स हो, है ना। ठीक है, इंडियन सिनेमा जैसे है, इन सब एरियाज में भी लोगों को वहां पर भेजें, शाहरुख खान वहां पर जाए, हैं, हनी सिंह वहां पर जाए, शो करे। तो ये सब चीज है, तो इससे उनको आएगा मजा, फिर वो भी इस तरफ आएंगे। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन से हम मार्केट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर सर्विस में भी हम जो है वो काम करें, जितने भी ट्रेड बैरियर्स उसको दूर करने की कोशिश करें।
बस यही था यार, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर उतना खास कि जो आप लिखें। बाकी होपफुली आपने आंसर दिया होगा कि लैटिन अमेरिका कौन सी कंट्रीज को मिलाकर बनता है। और गाइस ट्राई किया करो यार थोड़ा कि सभी लोग जो है वो आंसर जो है वो अपना दें, जो भी मैं पूछता हूँ, जो भी क्वेश्चंस वगैरह। तो आप सुनो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डिफेंस लैंडस्केप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं एक रीसेंट न्यूज अपडेट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। लिख लो अभी के अभी तुरंत, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। किस पर्पस के लिए? कि इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है और उनको कॉम्बैट रेडिनेस बनाना है, जो जो है हम लोग ऑलरेडी, यानी कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वी आर रेडी, और मजबूत करना है। तो ये सुधार जो है वो जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और एक्विजिशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे। यानी कि हम 2025 में बताया जा रहा है कि काफी सारे वेपन्स परचेज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर सकते हैं। चलो, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों इतनी जरूरी है ये सुधार। तो सिंपल है बॉस, पूरे दुनिया भर में आजू बाजू देखो, चाइना पाकिस्तान का खतरा है, अफगानिस्तान का खतरा है, रशिया का खतरा है, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण खतरा है। तो ऐसे में अगर हम अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर पहले दुनिया का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर था। पहले हम लोगों से सामान खरीदते थे कि लाओ यार बंदूक दो, लाओ यार तोप दो, है ना। पर आज की रेट में हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी मेजर प्लेयर बन गए। 2023-24 में हमने 210.83 बिलियन रुपीस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए और टारगेट है 500 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट करने का 2028-29 तक। लिख लो भैया टारगेट, डिफेंस एक्सपोर्ट का ये हमारा टारगेट है। आईएनआर लिखना, ठीक है, डॉलर नहीं है, 500 बिलियन रुपीस। अब अगर हम बात करें डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, तो 2016-17 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन टर्नओवर था 740 बिलियन रुपीस, जो कि 2022-23 से बढ़कर 1086 बिलियन बिलियन रुपीस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हो गया है। इस ग्रोथ में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स का भी कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों है ये रिफॉर्म्स इतने ज्यादा जरूरी? तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्शंस को अलाइन करे। इससे हमारी डिफेंस रेडीनेस पे इंपैक्ट पड़ता है, स्पेशली जब हमारे नेबर जैसे चाइना और पाकिस्तान हमेशा एक चैलेंजिंग स्टैंस में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है साइबर वॉरफेयर। आज के टाइम में साइबर स्पेस भी एक क्रिटिकल बैटलफील्ड बन गया है, आप जानते ही हैं। पूरे दुनिया भर में साइबर अटैक्स की वजह से मिलिट्री और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खतरा बढ़ गया है ना। तो हमें इस सेक्टर को भी मजबूत करना होगा। फिर आता है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन का मुद्दा। हमारी मिलिट्री सर्विस में अभी भी कल्चरल रेजिस्टेंस है जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को अडॉप्ट करने में रुकावट डालते हैं। यानी कहीं ना कहीं अलग अलग रीजन के लोग जो होते हैं, तो वो भी एक मुद्दा जो है बन जाता है कि जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है इंटरनली। तो अगर हम फ्यूचर में इफेक्टिव ऑपरेशंस चाहते हैं तो जॉइंट ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अब हम फोकस करते हैं उन पर्टिकुलर मुद्दे पर जो बेसिकली 2025 के रिफॉर्म ईयर में किए जाएंगे, यानी कि जो जिस पर हम सुधार करेंगे इस साल। तो मेन फोकस है जॉइंटनेस का, कि जॉइंट मिशंस कंडक्ट होंगे, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर फोकस किया जाएगा, नई नई चीजें हम लोग खरीदेंगे और इंडिया को एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने पर हम काम करेंगे। तो पहले पॉइंट की बात करें जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की। इसका मतलब है इंटर सर्विस कॉपरेशन को बढ़ाना। इंडियन एयरफोर्स, नेवल फोर्स, इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, ये सब मिलकर जो है वो एक साथ ऑपरेशन करें और ट्रेनिंग को इनकी मजबूत करना। और अगर हम जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को डेवलप करते हैं तो हम अपनी फोर्सेस को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो जॉइंट ऑपरेशंस पे हम लोग को काम करना है जिससे कि
सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा डेवलप हो। दूसरा, उभरती हुई टेक्नोलॉजी। आज की डेट में देखो ना यार आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर वॉरफेयर, हाइपरसोनिक रोबोटिक्स, ये फ्यूचर वॉरफेयर के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें स्पेस और साइबर वाले एरिया या साइबर सिक्योरिटी वाले एरिया को भी अपने डिफेंस में इंक्लूड करना है। ये टेक्नोलॉजी हमारी डिफेंस फोर्स को एडवांस बनाएगी। तीसरा पॉइंट, एक्विजिशन को सिंप्लीफाई करना, खरीदारी को। हमारा जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ना, जिसके थ्रू हम खरीदते हैं माल डिफेंस से रिलेटेड, उसको इजी बनाना और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। फिर एक्सपोर्ट, जो मैंने भी आपको बताया, इंडिया को एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनाना है। और हम फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप करके अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करेंगे और इससे हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करेंगे। तो दुनिया भर में क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इसको अगर देखें और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, तो एक है गोल्ड वाटर निकोलास एक्ट, जो यूएसए में इंप्लीमेंट किया गया। क्या? गोल्ड वाटर निकोलास एक्ट। ये यूएसए का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। गोल्ड वाटर निकोलास, ये लिखा है गोल्ड वाटर निकोलास एक्ट, यूएसए के अंदर है ना, वही। अब सुनो, ये उनकी जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस को इंप्रूव करता है। इंडिया को भी अपने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करना होगा, जहां पर एडवांस्ड ट्रेनिंग और रिसर्च हो सके। तो ऐसे कानून लाने पड़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आगे क्या करें, तो जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का रोल और स्ट्रांग होना चाहिए। ऑटोनोमस सिस्टम्स, एआई, साइबर वॉरफेयर, इन सब पर फोकस करना है। पब्लिक प्राइवेट जो रिलेशंस है उसको और मजबूत करना है ना। इंडिया और यूएसए का आईसीईटी जैसे इनिशिएटिव्स को और एक्सपेंड करें हम लोग। तो ये एक ओवरव्यू था इंडिया के डिफेंस रिफॉर्म से रिलेटेड, और जो चीज मैंने आपको बोली है नोट डाउन करने की, सिर्फ उतनी ही करनी है, बाकी उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, पहले जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर बताना। एक ऐसी प्रजाति के बारे में आप बात करेंगे जो इस पर्टिकुलर नेचर के अंदर, हमारा जो नेचर है ना, उसके अंदर एक सीक्रेट रखती है। ब्राजीलियन वेलवेट एंट। और इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप रीड कर लो। ट्रोमेटो मुचिला बाइफोरका, ऐसा कुछ है। सो देखो यार, ये वेलवेट एंट बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना। जैसे वेलवेट अच्छा होता है छूने में, अच्छा लगता है ना, वेलवेट सॉफ्ट सॉफ्ट सा। तो समझते हैं कि ये वेलवेट एंट मतलब है क्या और क्यों इतनी स्पेशल है। तो देखो यार, वेलवेट एंट जो है वो मल्टीलिडे फैमिली से बिलोंग करती है, जो हिमेन हिमेनोपेट्रा ऑर्डर का पार्ट है। यानी कि एक साइंटिफिक लाइन से आती है ये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी चींटियां नहीं, बल्कि वैप्स हैं, यानी कि मकोड़े आप कह सकते हो। तो ये एक ऐसी प्रजाति है जिसे हम कॉमन चींटी जैसा नहीं देख सकते। ये एक वैस्प है। वैस्प जो है वो समझते हो ना, जैसे मक्खी वगैरह जो होती है जिस टाइप की, उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं मक्खी हो गई। छोटे मोटे मकोड़े, कीड़े मकोड़े टाइप के, इसको आप चींटी की कैटेगरी में जो है वो नहीं रखोगे। लेकिन आपने नाम और अपने नाम और अपीरियंस की वजह से ये अलग है। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात है, इनकी जो फीमेल वेलवेट आंट्स जो होती हैं, उनका कलर बिल्कुल अल्ट्रा ब्लैक होता है, जो मेल वेलवेट एंट्स में नहीं होता। मतलब मेल वेलवेट एंट्स का कलर कुछ और होता है, लेकिन फीमेल का तो कलर आपको डार्क और शाइनी ही मिलेगा। ये जो अल्ट्रा ब्लैक कलर है गाइस, ये नेचुरली नहीं आता। इसका रीजन है उनके एक्सोस्केलेटन में कुछ स्पेशल माइक्रो स्ट्रक्चर्स। ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स उन्हें एक तरह का क्लैमेफॉग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि दूसरों से, शिकारियों से बचाते हैं। और ये अपने एनवायरमेंट में घुल मिल जाती है, यानी कि मिट्टी वगैरह में। तो इसका मतलब है कि अगर ये जंगल में हो तो किसी को ये देखने में बहुत मुश्किल होती है, यानी कि ये दिखाई नहीं देगी। तो ये चीजें हैं कुछ चींटी से रिलेटेड जो अभी न्यूज में आई हैं। ये ब्राजील के फॉरेस्ट में पाई जाती हैं अपने कलर और स्ट्रक्चर की वजह से।
नेचर के एक ऐसे मिस्टीरियस पार्ट में है जो हमारे लिए काफी फैसिनेटिंग है। तो वो सब ऐसे ही कभी कभी आ जाते हैं इस प्रकार के टॉपिक भी, थोड़ा सुन लेना चाहिए। जैसे आ गया कि वेलवेट एंड्स क्या है, तो बेसिकली ये वो है भाई, वेब्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ना। बीज यानी कि मक्खियां वगैरह जो होती है ना, दूसरे इस प्रकार के मकोड़े होते हैं, उसकी उस कैटेगरी में आती है ये। एंड मतलब चींटियों की कैटेगरी में नहीं आती। और इसकी फीमेल जो एंड जो होती है उसमें अल्ट्रा ब्लैक कलर होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन के कारण आता है ये अल्ट्रा ब्लैक कलर इसका। अब देखो सीनियर एडवोकेट, वकीलों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा कि इसका आंसर जो है वो आपको बताना है, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड डायरेक्ट जनरल स्टडीज का जो है वो क्वेश्चन है। तो ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। और उसके अलावा देखो ये एडवोकेट से रिलेटेड ही मेंस का भी क्वेश्चन है, ट्राई करना 120 वर्ड्स में इसका आंसर देने की। तो चलो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद गाइस।